नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया में। विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 द्वितीय सत्र हिंदी विषय में इकाई 4 के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में। साथ ही साथ हम भाषा सत्ता की भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, देश के नाम संदेश के अभ्यास एवं स्वाध्याय की चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के वीडियो में हमने इस इकाई के सारांश की चर्चा का एक वीडियो बनाया है, चर्चा की है उसमें। तो यदि आपने वह वीडियो ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो एरो मैं बना रहा हूँ वहाँ पर ऊपर उसकी लिंक दर्शाई जा रही है, वहाँ टच करके भी आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहे तो हम इंग्लिश ग्रामर सीरीज चला रहे, उसके इंग्लिश के ग्रामर के टेंस प्रीपोजिशन वगैरह की एक सीरीज पूरी चल रही है हमारी। तो वह वीडियो भी यदि आप देखना चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर वो वीडियो सारे देख सकते हैं और अपने अंग्रेजी के ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। बात करते हैं अभ्यास की। सबसे पहले प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो इससे पहले के वीडियो में जब हम चला रहे थे, सिखा रहे थे, उस वक्त भी हमने बताया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते। तो यह पत्र किरण ने लिखा है और हर्ष को लिखा है। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर तुम्हारा मित्र ये जो है ये लिखने वाला है और ऊपर संबोधन में जिसका नाम है उसे पत्र लिखा गया है, तो हर्ष। तो यानी कि किरण ने पत्र लिखा है और हर्ष को लिखा है। तो ये आपको याद रखना है। पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो ये भी हमें इकाई में से ही उसका उत्तर मिलेगा कि पत्र लिखने वाले का पता सबसे ऊपर आता है मातृछाया ऊंची सेरी। ये पूरा पता यहाँ आएगा। मातृछाया ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर और जिला बनासकांठा से यह पत्र लिखा गया है। आगे का प्रश्न है, पत्र में क्या वर्णन किया गया है? तो पत्र किस बारे में है, अर्थात कि पत्र किस बारे में है? तो पत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने देश के नाम जो संदेश दिया था उस ईमेल के बारे में यह पत्र लिखा गया है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। प्रश्न 2, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। हम दूसरे देश में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है कि हम अपने देश में कायदे कानूनों का पालन नहीं करते, दूसरे देशों में करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम अपना जो रेफरेंस होता है, अपनी पहचान नहीं दे सकते कि भाई यहाँ तो हम कह सकते हैं मेरे चाचा पुलिस में है, मेरे मामा जी विधायक है, मेरे ताऊ जी एमएलए है, या कुछ ना कुछ हम पहचान दे देते हैं, या फिर हम थोड़ा बहुत पैसा देकर, रिश्वत देकर भी छूट जाते हैं। इसलिए हम कायदे कानून का पालन करते नहीं हैं। जो पैसे वाले लोग हैं ज़्यादातर, वे तो बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आप कायदे कानून का पालन आपको करना ही पड़ेगा। वहाँ आप छटक नहीं सकते, छूट नहीं सकते, इसलिए आप वहाँ पर कायदे कानून का पालन करते हैं। हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी देश के नागरिकों की है, हमारी है, मेरी है, तुम्हारी है। हमें कभी भी ये सरकार पर या प्रशासन पर छोड़ना नहीं चाहिए। प्रश्न 3, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तो हमारे देश के विकास में सबसे पहली और बहुत बड़ी समस्या है जो बाधक है, तो वह समस्या है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक इतनी बड़ी समस्या है जो देश के विकास को रोक रही है, क्योंकि कुछ भी नया होने जाता है तो उसके अंदर भ्रष्टाचार हो जाता है। मानो कि कोई बिल्डिंग बन रही है, सड़कें बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं और भी कुछ ना कुछ बनता है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार इतना होता है कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो अच्छा नहीं होता है, फिर वो टूट जाता है, उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। इसके अलावा बेरोजगारी है जो देश के विकास में, गरीबी है और सामाजिक समस्याएं बहुत ज़्यादा है, जैसे कि धार्मिकता और क्षेत्रवाद है, भाषावाद है। ये सारी समस्याएं, एक और है सामाजिक समस्याएं भी है, और साथ साथ आर्थिक समस्याओं में गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सारी भ्रष्टाचार, ये भी देश के विकास में बाधक है। देश के प्रति हमारा क्या फ़र्ज होना चाहिए? ये क्या फ़र्ज है? तो देश के प्रति हमारा फ़र्ज है कि हम देश की व्यवस्था का पालन करें, देश के कायदे कानून नियमों का पालन करें और देश को स्वच्छ साफ सुथरा बनाए रखें, देश के विकास में अपना संपूर्णतः योगदान दें।
प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। मैं, सफाई, खुदाई है। तो यहाँ ये जो सारे शब्द है इन्हें हमें एक उचित क्रम में रखकर सही वाक्य बनाना है। तो आएगा सफाई, खुदाई है, मैं, ये सारे शब्द है। तो सफाई में खुदाई है, क्या आएगा? सफाई में खुदाई है, ये फिर ये और उसके बाद ये। ओके, सफाई में खुदाई है, आप इस तरह से लिख सकते हो, सफाई में खुदाई है। मेरा महान भारत, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, मेरा भारत महान। लेना और दहेज पाप देना है, तो दहेज लेना और देना पाप है, बिल्कुल सरल है ये भी, दहेज लेना और देना पाप है। आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, तो आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न 4, ऐसे व्यवहारों की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यवहार हम में से कई लोग करते हैं जो देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं, जैसे कि जो हमारे सार्वजनिक जगह होती है, जो सबके लिए होते हैं, उसे नुकसान पहुंचाना। कई बार कई लड़के ऐसा करते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है सरकारी प्रशासन द्वारा, उसे तोड़ देते हैं, अस्पतालों को नुकसान पहुंचाते हैं, बस वगैरह में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें जाते हैं उसकी सीट तोड़ देते हैं, उसके कांच निकाल देते हैं। तो ये सारी अव्यवस्था है। इसके अलावा हम कई बार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतर आते हैं और फिर हिंसा भड़क जाती है, कई सामाजिक दंगे हो जाते हैं और उस वक्त हम बहुत सारा देश का नुकसान कर देते हैं। तो ये भी एक अव्यवस्था खड़ी करने वाली बात हो जाती है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, हम भ्रष्टाचार का व्यवहार करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं हम पैसे देकर काम करवाना पसंद करते हैं, समय बर्बाद ना हो, और इस तरह से ये भी देश के विकास में बाधा डालता है। प्रश्न 5, दहेज एक दूषण है, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। तो दहेज सच में एक दूषण है, एक कलंक है। क्यों? क्योंकि दहेज की वजह से ऐसा होता है कि लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। कई समाजों में या कई जगहों पर लड़की की जब शादी होती है तो बहुत ज़्यादा दहेज मांगा जाता है। लड़की के पिताजी को बहुत रुपये एवं वस्तुएं देनी पड़ती है, और यदि एक से ज़्यादा लड़कियां हो तो वह कभी भी अपने जीवन में ऊंचा नहीं उठ सकता, इतना कर्जा लेकर उसे डूब बनना पड़ता है। और इसी वजह से जब लड़की पैदा होती है तो दहेज की वजह से ही उसे मार दिया जाता है कि इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से लाएंगे। और हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि लड़की जब उसकी शादी की उम्र हो जाती है तो उसे कर देना चाहिए शादी, वरना फिर बातें होने लगती है यहाँ वहाँ की। तो ये बहुत सारे दूषण है, और इसका एक मूल उसका यदि ढूंढा जाए तो उसकी जड़ ढूंढी जाए तो वो है दहेज। इसलिए दहेज एक बहुत बड़ा दूषण है। कई बार दहेज की वजह से, ज़्यादा दहेज ना मिलने पर लड़की के ससुराल वाले उसे मार देते हैं, जला देते हैं। इतनी कई सारी वारदातें आप न्यूज़ में देखते भी है, पढ़ते भी है। तो इसीलिए दहेज एक बहुत बड़ा दूषण है, और इसलिए दहेज लेना और देना पाप भी माना गया, साथ ही साथ दहेज लेना और देना कानूनन अपराध भी है। प्रश्न 6, हम स्वयं कैसे अपना कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर हमें मित्र को पत्र लिखना है। तो हम कैसे खुद अपने कर्तव्यों का पालन करके आदर्श नागरिक बनकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए, इसके बारे में हमें पत्र लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना पता, तो आप यहाँ पर अपना खुद का पता लिखेंगे। जैसे कि मान लो कि मेरा पता है ओम नगर सोसाइटी B56 गांधीनगर, तो ये एक नकली पता मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से आप अपना पता लिख सकते हो। उसके बाद दिनांक आएगा, जब आप पत्र जिस दिन लिख रहे हो उस दिन का दिनांक लिखना है आपके। जो मान लो कि आज की तारीख है 2 अप्रैल 2021, तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद संबोधन, तो आपको मित्र को पत्र लिखना है, यहाँ पर बताया है अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रिय मित्र या प्रिय आशीष, जो भी आपका मित्र का नाम है। फिर अभिवादन, सप्रेम स्मरण, तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा खत मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। अब पत्र लिखने का कारण, तो मित्र में यह पत्र तो मैं इसलिए लिख रहा क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि हम खुद अपने कर्तव्य का पालन करके एक आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं और हमारे देश को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान कैसे दे सकते हैं। पत्र का विषय वस्तु, तो उसके बारे में आप लोग कि मित्र, यदि हम चाहे
तो हमारे देश को आदर्श राष्ट्र बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि हमें सबसे पहले आदर्श नागरिक बनना होगा और उसके लिए हमें अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी रौब के, बिना किसी दबाव के करना चाहिए। हमें खुद ब खुद स्वयं ही जितने भी कायदे कानून हैं उनका व्यवस्थित ढंग से पालन करना चाहिए, और जब हर कोई ऐसा करने लगेगा तो सच में हमारा देश आदर्श राष्ट्र बन सकता है। तो इस प्रकार से आप, लेकिन तुम यह पत्र समझोगे और बाकी अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताओगे, या फिर अपने मित्रों को फ़ोन के जरिए भी इस विषय के बारे में ज़रूर से बताना। अन्य समाचार में आप लिख सकते हो कि मैं अगले साल पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी पढ़ाई करने के लिए विदेश जाओ और फिर वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके हम हमारे देश के विकास में अपना योगदान देंगे। समाप्ति में आप लिख सकते हो कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी, लड़की हो तो यदि आप, तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी, और फिर आपका नाम, खुद का नाम यहाँ पर आएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिखना है पत्र। ये केवल मैंने समझ के लिए बताया है, आप अपने हिसाब से भी पत्र को लिख सकते हो। बात करते हैं स्वाध्याय की। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर देखिए। डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तो डॉक्टर कलाम ने हमें इस ईमेल से यह सीख दी है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से छटकना नहीं है, दूर नहीं भागना है, और प्रशासन के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां नहीं देनी है। यदि हम एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी लेना हमें सीखना पड़ेगा। हमें खुद आदर्श नागरिक बनना पड़ेगा, हमें खुद सब कुछ करना पड़ेगा। हम देश को, सरकार को, प्रशासन को गालियाँ देते हैं, लेकिन हमने उसके बारे में क्या किया ये हम कभी नहीं सोचते। तो हमें पहल करनी पड़ेगी देश के विकास के लिए। हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, खुद के परिवार से शुरुआत करने की ज़रूरत है। ऐसा डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें सिखाया है। दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा कि दूसरे देशों में हम जाते हैं तो हम वहाँ की व्यवस्था के, वहाँ के कायदे कानून का, नियमों का पालन करते हैं, और हमारे देश में हम ऐसा नहीं करते। दूसरे देशों में हम सिगरेट का टुकड़ा, जली हुई सिगरेट का टुकड़ा इधर उधर नहीं डालते हैं, खाली नारियल हवा में नहीं उछालते हैं, यहाँ वहाँ थूकते नहीं हैं, जबकि हमारे देश में हम ऐसा करते हैं। और ऊपर से उलटकर हम सिपाही से बहस भी करते हैं कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, या फिर हम पैसे देकर छूटना चाहते हैं। ये सब कुछ करते हैं। इन शॉर्ट कि हम हमारे देश में नियमों का पालन सही ढंग से नहीं करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, जबकि दूसरे देशों में हम ऐसा नहीं करते हैं। दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? तो दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक है, वहाँ का प्रशासन भी बहुत जागरूक है। वहाँ पर यदि आप गंदगी फैलाते हैं तो आपको खुद से उठाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हम गंदगी फैलाकर चले जाते हैं और बाद में प्रशासन को कोसते भी है। अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो अपने देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा। हमें हमारे देश के प्रति प्यार पैदा करना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि यह केवल सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसकी शुरुआत हमें हमारे अंदर से, खुद के परिवार से करनी पड़ेगी, मोहल्ले से करनी पड़ेगी, गांव से, और उसके बाद जाके देश की बारी आती है। तो जब हर कोई ऐसा सोचने लगेगा तो हमारी व्यवस्था, हमारे देश की व्यवस्था में सुधार निश्चित तौर पर आ सकता है। प्रश्न 2, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आगे जैसे हमने बताया उसी प्रकार से आपको पत्र की शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको पता लिखना है, फिर दिनांक यानी कि तारीख, फिर संबोधन कि प्रिय मित्र या प्रिय सखी और उसका नाम, सप्रेम स्मरण, कल तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। मित्र और बाद पत्र क्यों लिखा है उसके बारे में बताना है कि मित्र, मैं तुम्हें यह पत्र सफाई के महत्व के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। मित्र, जीवन में सफाई का बहुत बड़ा महत्व होता है। सफाई में ही खुदाई होती है। जहाँ पर सफाई होती है, गांधी जी ने कहा कि जहाँ सफाई है, स्वच्छता है, वहाँ ईश्वर का वास रहता है, ईश्वर खुद रहते हैं। इसलिए हमें सफाई करनी चाहिए। जो लोग सफाई नहीं करते, स्वच्छ सुथरे नहीं रहते, उनमें बीमारियाँ पनपती है, बीमार रहते हैं और उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता है। मित्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या आपको पसंद है कि आप गंदगी में रहे? क्या हम कभी ऐसा पसंद करते हैं कि हमें बैठने की जगह जो दी जा रही है वो गंदी हो? बिल्कुल नहीं। तो हमें भी हमारे देश को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। मैं एक प्राणी का उदाहरण देना चाहूँगा मित्र कि कुत्ता जहाँ पर बैठता है तो वो अपने पाँव से सफाई करके बैठता है। तो यदि प्राणी को, एक पशु को इतनी समझ होती है तो हम तो इंसान हैं, बहुत काबिल है। तो हमें भी सफाई के महत्व को समझना चाहिए और दूसरों को भी यह महत्व समझाना चाहिए। अंत में तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, छोटे भाई बहन को मेरा प्यार देना, तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी
और फिर आपका नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आप ये पत्र भी लिख सकते हो। अब यदि मैं यहाँ पर लिख कर नहीं समझा सकता मित्रों, यहाँ पर हमारे पास कोई अलग से स्पेस नहीं होती है और टाइप करने में भी बहुत ज़्यादा समय जाता है, इसलिए हमें बोलकर ही इसके उत्तर देने पड़ते हैं। कई लोग कमेंट करते हैं कि लिख कर बताइए, लेकिन ये कई बार संभव नहीं होता है। हिंदी में टाइप करना बहुत ज़्यादा समय मांग लेता है, इसलिए हम उसके उत्तर टाइप नहीं करते। और यहाँ पर हम सिखाने के लिए है, सब कुछ आपको कॉपी करना नहीं है। आप एक बार समझ लीजिए फिर खुद लिखिए, इसके लिए होता है यह वीडियो। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। मैं क्रिकेट खेलता हूँ किस काल का वाक्य है? तो पहले काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इसमें से कौन सा काल है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो ये है वर्तमान काल। मैं क्लबबाजी गया था, भूतकाल। कोई गाना गा रहा है क्रिया चालू है, वर्तमान काल। आज ठंड ज़्यादा होगी अभी हुई नहीं है, तो भविष्य काल। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, ये भी भविष्य काल, कल जा रहे हैं। परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई थी, परसों हुई थी, तो ये भूतकाल है। प्रश्न 4, काल परिवर्तन कीजिए। मैं बाजार गया, भविष्य काल बनाना है। मैं बाजार जाऊंगा, मंदिर में पूजा होगी, तो ये भविष्य काल का वाक्य, इसे भूतकाल बनाना है। मंदिर में पूजा हुई थी। शिमला में हिमवर्षा हुई, भविष्य काल बनाना है। शिमला में हिमवर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल बनाना है। मैं पढ़ाई करता हूँ या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। भाषा सज्जता में हमें कहावतें दी हुई है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है और समझना है। पढ़िए और समझिए। एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती, तो एक वस्तु के 2 समान अधिकारी कभी नहीं हो सकते। यदि 2 महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। ये उसका उदाहरण है और ये जो है इसका अर्थ है। दूसरा है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि ज़्यादा मेहनत करने पर हमें लाभ बिल्कुल कम हो, तब ये कहावत कही जाती है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अर्थात अधिक मेहनत और लाभ कम। ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तीसरा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो शक्तिशाली होता है उसी की जीत होती है। तो सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो शक्तिशाली होता है वही रौब जमाता है, उसी की जीत होती है। अब प्रश्न दिया है, उपयुक्त अभ्यास के आधार पर हमें निम्नलिखित कहावतों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करने हैं। चांद पर थूका मुंह पर गिरा, यानी कि आप यदि दूसरों पर, चांद पर थूका मुंह पर गिरा, अर्थात आप दूसरों का बुरा सोचते हैं तो आपका भी बुरा ही होता है। तो इसके लिए कहा गया, ये ऐसी कहावत कही जाती है। रामू ने अपने पड़ोसी के घर में सांप छोड़ दिया था, लेकिन वो सांप घूम फिरकर उसी के घर में आकर छुप गया। अब वो अपने घर में जा भी नहीं सकता है। ये तो वही बात हो गई कि चांद पर थूका मुंह पर गिरा। और छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि अपनी औकात से ज़्यादा बातें करना या डींग मारना। ओके, तो साहिल अपनी साइकिल का पंक्चर भी नहीं बनवा सकता है और बातें तो ऐसी करता है कि मैं कल गाड़ी या कार खरीद लूँगा। तो ये तो वही बात हो गई, छोटा मुंह बड़ी बात। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूर के ढोल सुहाने, यानी कि दूर से जो दिखता है वही अच्छा होता है, पास जाने पर कुछ होता नहीं, यानी कि दूर के ढोल सुहावने। कई बार हमें वहाँ पर उनके घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो हमने सोचा कि कोई अच्छा पकवान बन रहा होगा, लेकिन जब उनके घर पहुँचे तो पता चला कि उनके घर पे कुछ बन ही नहीं रहा था। तो ये तो दूर के ढोल सुहावने। इस प्रकार से और भी आप वाक्य बना सकते हैं, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता। दोनों हाथों में लड्डू, यानी कि दोनों तरह का मुनाफा होना। इस साल राजू खेल कूद में भी प्रथम आया था, इसके लिए भी उसे इनाम मिला, और साथ ही साथ परीक्षा में भी उसने अच्छे अंक से परीक्षा भी पास की थी, तो उसी के वजह से उसे दूसरा भी इनाम दिया गया। तो ये तो वही बात होगी कि राजू के दोनों हाथों में लड्डू आ गए। सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, अर्थात जो मुसीबत है वो भी निकल जाए और हमारा नुकसान भी ना हो। कई दिनों से चोर गांव में चोरी करके
तहलका मचा रहे थे। तो इस बार कई दिनों से चोर गांव में चोरी करके तहलका मचा रहे थे, हर किसी को परेशान कर रहे थे। लेकिन इस बार गांव वालों ने तय किया कि जो अच्छी सारी धान की गुणे है, यानी कि धान की बोरियां है, वो सारी सरपंच जी के घर में ही छोड़ दी जाए, ताकि सरपंच पहले तो कुछ सोच नहीं रहे थे, लेकिन जब उनके घर चोरी होगी तो वो कुछ भी करेंगे। और इस प्रकार से सांप भी मर जाएगा, यानी कि चोर भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से और भी आप उदाहरण बना सकते हैं। डॉक्टर कलाम के अगनपंख विजन 2020 पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। प्रेरक प्रसंग और भी है डॉक्टर कलाम के, ये भी आप जान सकते हैं। बच्चों से हस्तलिखित हस्तप्रत आदि एकत्रित करवाकर उसका पठन करवाइए। एक महापुरुष के हस्तलिखित पत्रों का छात्रों से पठन करवाइए तथा पत्र लिखने का महत्व समझिए। तो योग्यता विस्तार है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है मित्रों। तो इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज दाड़िया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के